आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले तो हम एटम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। एटम में हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसमें कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स या शेल्स होते हैं जिसमें के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एटम के स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ थ्योरीज हमें दी। इसमें जो पहली थ्योरी थी वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी वो एक साइंटिस्ट ने दी थी जो कि एक स्कूल टीचर थे। हिज नेम वॉज जॉन डाल्टन। उनका जो नाम था वो जॉन डाल्टन था। उन्होंने ये थ्योरी 1808 में पेश की थी। उनकी ये थ्योरी किस चीज़ के बारे में थी? ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थी। इनकी थ्योरी जो थी वो एटम के बारे में पहली थ्योरी थी। इससे पहले हमें एटम के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने हमें बताया कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। मैटर हमारे पास क्या है ये आपने पहले पढ़ा होगा कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ मास। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे इर्द गिर्द एक फ्लावर है, टेबल है, चाय है, टी है, इसके अलावा पेन है, बुक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैटर में आती हैं। तो डाल्टन ने हमें अपनी थ्योरी में जो पहला पॉइंट है, उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया वो क्या है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि ये जो मैटर है हमारे पास छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम कहते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि एटम इज एन इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल का मतलब है कि तकसीम नहीं हो सकता। तो जो एटम है वो हमारे पास इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, इसे हम फर्दर हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीट है जिसे हम टुकड़ों में काट सकते हैं। कोई वुड का टुकड़ा है उसे भी हम टुकड़ों में काट सकते हैं। एप्पल है, एप्पल को भी हम काट सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एटम है उसे हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। जो एटम है हमारे पास फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता।
जो थर्ड पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन all aspects like size, mass and chemical properties. जो एटम है अगर वो सेम एलिमेंट एक ही एलिमेंट के हों तो वो हमारे पास एक दूसरे के साथ साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे। एलिमेंट हमारे पास क्या है ये भी आपने पहले पढ़ा है। An element is a substance consisting of same number of protons। जो एलिमेंट है वो हमारे पास उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें जो एटम्स हो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो जो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे उस हाइड्रोजन एलिमेंट में उनका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। दूसरा एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो जितने भी कार्बन एटम्स होंगे कार्बन के एलिमेंट में उनका एटॉमिक नंबर होगा 6। तीसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो जितने भी नाइट्रोजन एटम्स होंगे नाइट्रोजन के एलिमेंट में उन सब का एटॉमिक नंबर 7 होगा। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें आती है एसिडिटी, इसके अलावा बेसिसिटी। एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, दूसरा कम बेसिक होगा, कम एसिडिक होगा। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है केमिकल चेंजेस और चौथी जो है फ्लेमेबिलिटी। अनदर प्रॉपर्टी इज फ्लेमेबिलिटी। तो ये सारी हमारे पास केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स है। सो एटम जो है एक एलिमेंट के एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होंगे किस किस लिहाज से, साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके फिर जो एक दूसरे से साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इस पॉइंट के मुताबिक जो एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी, केमिकल चेंजेस, फ्लेमेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन 6 और एक हाइड्रोजन। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो जो कार्बन 6 है उसका एक फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक इन कलर है। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बरक्स जो दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास लाइटेस्ट एलिमेंट है। सबसे जो लाइट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा सिंपलेस्ट है। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है। इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कलरलेस है, टेस्टलेस है और ओडोरलेस है। इसका कोई स्मेल नहीं होता। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हाईली फ्लेमेबल है। ये आसानी से फ्लेम पकड़ता है, आग आसानी से पकड़ता है। तो जो कार्बन 6 है इसकी प्रॉपर्टीज़ और जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़।
जब सेम होते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, और अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो इसके लिए जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनकी एक फिक्स्ड रेशो होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है वाटर, तो जब इसका कंपाउंड बनेगा तो इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा। इसकी फिक्स्ड रेशो है। अगर इसकी रेशो में चेंजेस आएंगे, H2 होगा और O2 होंगे, तो फिर ये हमारे पास वाटर नहीं बनेगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कंपाउंड बनेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके लिए जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं उनकी एक फिक्स्ड रेशो होती है। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमेशा 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होगी, यानी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन जब कंबाइन होगी तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा। हमेशा 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होंगे। अगर इनकी रेशो में कुछ चेंजेस आएगी, यानी कार्बन की जो तादाद है वो 2 या 3 होगी, या ऑक्सीजन के एटम्स जो है ज़्यादा होगी, तो इससे ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हमें फिक्स्ड रेशो में कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। दूसरा जो एग्जांपल है वो C6H12O6 ग्लूकोज। तो हमारे पास ग्लूकोज बनने के लिए हमेशा 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन दरकार होंगे। अगर इनकी तादाद में कोई चेंजेस आएंगी तो हमारे पास ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई और कंपाउंड बनेगा। 6th पॉइंट है केमिकल रिएक्शन involves only the separation, combination or rearrangement of atoms। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो या हमारे पास सेपरेशन रिएक्शन होगा, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, जब ये हमारे पास सेपरेट होते हैं, रिएक्शन होता है और ये सेपरेट होते हैं, तो हमारे पास H2 प्लस O2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास सेपरेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है। हमारे पास एक कंपाउंड है, वो हमारे पास उसमें हमारे पास सेपरेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एक वाटर मॉलिक्यूल का, जो H2O मॉलिक्यूल है। इसमें हमारे पास सेल्फ रिएक्शन होता है और ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास एक सेपरेशन रिएक्शन की। तो जो एटम्स है या तो वो सेपरेट होंगे, या कंबाइन होंगे, या रीअरेंज होंगे। तो जो हमारे पास सेपरेशन है वो इस तरह से होती है कि एक वाटर मॉलिक्यूल होता है और वो हमारे पास H2 और O2 में स्प्लिट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि पॉइंट है वो है कि हमारे पास एटम्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये है कि हमारे पास 2 सोडियम एटम्स है और 2 क्लोरीन एटम्स है। जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हमारे पास NaCl बनता है, जो कि एक मुख्तलिफ कंपाउंड है इन दोनों से। तो जो हमारे पास 2Na एक अलग एलिमेंट है, Cl2 एक अलग एलिमेंट है, एक अलग एटम है। तो जो ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaCl बन जाता है, जो कि हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। तीसरा जो रिएक्शन होता है वो एटम्स में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। इसमें जो है वो कोई ना सेपरेट होता है ना कंबाइन होता है, लेकिन जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 CH2Br। इस पर जो ब्रोमीन है वो हमारे पास पहले कार्बन पर अटैच है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। ब्रोमीन हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर अटैच है। इसमें जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है तो हमारे पास ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो जाती है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है ब्रोमीन और यहाँ पर सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमारे पास किस रिएक्शन की एग्जांपल है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। तो एटम्स में हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं या फिर वो सेपरेशन रिएक्शंस होते हैं, या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, या रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं। 6th जो पॉइंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो ये है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed।
एटम्स हमारे पास ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी हम अपनी तरफ से ना कोई एटम बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अहम पॉइंट्स थे। अगर आपको इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।